आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। कल से हड़ताल पर जा सकते हैं ऊर्जा निगमों के कर्मचारी। 14 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। सरकार रास्ता निकाले तो हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, ये कर्मचारियों का कहना है। हड़ताल को लेकर हालांकि सरकार ने एस्मा लागू कर दी है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर सुबह 8 बजे से उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघ से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी करती है तो उन्हें हड़ताल पर जाने की क्यों जरूरत पड़ती। उधर कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम ने कहा कि कर्मचारियों से बात की जा रही है। ये जो असेसमेंट है, जो हमारे अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति है, इसमें कोई अगर नुकसान होगा तो हमारा सबका नुकसान होगा। हमारे इंडस्ट्रीज का भी नुकसान होगा, हमारे कर्मचारियों का भी नुकसान हो सकता है, सभी का नुकसान होगा। तो हम यही हमारी उम्मीद है और यही हम चाहते हैं कि हमारा शौक़ नहीं है हम स्ट्राइक पर जाएं। हम चाहते हैं कि स्ट्राइक पर ना हो और स्ट्राइक की नौबत ना आए। कि हम वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं और जो भी संभव है उन सभी विषयों पर हम वार्ता कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण वार्ता कर रहे हैं। कल मुख्य सचिव से उनकी लंबी वार्ता हुई है, उससे पहले माननीय मंत्री जी से भी वार्ता हुई है और वार्ता में जो हो सकता है निश्चित रूप से होगा। वो कर्मचारी भी कोई बाहर के नहीं है, वो भी हमारे परिवार के हैं। हमारा ये परिवार है, इसको चलाना है। चूँकि प्रदेश भी सभी का है तो प्रदेश की चिंता भी करनी है, यहाँ के हर प्रकार से लोगों को परेशानी भी ना हो, इस बात का भी ध्यान सरकार को रखना है। सर एक सवाल और, आपके भी आने वाले समय में लाले पड़ जाएंगे। उधर 6 अक्टूबर से ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल होने जा रही है। प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए यूपीसीएल की तरफ से पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर एमडी दीपक रावत ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। दीपक रावत ने कहा कि हड़ताल को देखते हुए मैन पावर का इंतजाम किया गया है। सबस्टेशंस हैं, उस पे कौन कौन से लोग तैनात होंगे इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सूची हमने डीएम्स को उपलब्ध करा दी है। और इसके साथ ही हमने आज एक वॉक इन इंटरव्यू भी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका अभी इंटरव्यू चल रहा है। अप्रेंटिस बोर्ड से भी हमको मैन पावर मिली है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से सबस्टेशंस ऐसे हैं जो पहले से ही आउटसोर्स्ड हैं, यहाँ पे कि आउटसोर्स्ड कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी तैनात किया गया है, रीडिप्लॉय किया गया एक तरीके से। और हमारा जो कॉल सेंटर है जिसमें कि 1912 हमारा किसी भी इमरजेंसी के लिए नंबर है, उसको भी हम एक्टिवेटेड रखेंगे। कहीं पर कोई विद्युत संबंधी दिक्कत अगर आएगी तो वहाँ पे इसको बिल्कुल बताया जा सकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगी पाबंदी को हटा दिया है, जिसके बाद अब चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये जरूर है कि यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो जो पाबंदी यात्रा पर लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे यात्रियों को करना होगा। जो प्रतिबंधित नंबर था चारों धाम के लिए, उसको अदालत ने समाप्त कर दिया है और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि जितने भी लोग आएँ उनकी समुचित व्यवस्था करें, RT-PCR टेस्ट देखें और वो किसी तरह की जो है उनको यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सीएम धामी ने आभार जताया। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित करेगी। यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन, प्रशासन, सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो और सारे जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन किया। उधर हाईकोर्ट के फैसले पर चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है। यात्रा को लेकर फैसला आया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। चारधाम यात्रा में जो बाउंडेशन थी, जो यात्रियों की बाउंडेशन थी, लिमिटेशन थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और अब पूरे प्रोटोकॉल के साथ चारधाम यात्री की असीमित संख्या में आ सकते हैं।
यात्रियों का ई पास जो है खत्म हो गया है। इसके लिए हम न्यायालय का स्वागत करते हैं और सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कहीं पर भी आपके साथी हो, आप उनको बोल दें कि चारों धामों में यात्रा में चले। जय श्री केदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम धामी बाबा केदार का आशीर्वाद दिया और पूजा अर्चना। केदारपुरी में अभी तक लगभग कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित और चल रहे हैं दोनों मिलाकर, जिसमें 225 करोड़ का फेज 1 का जो काम है वो पूरा हो गया है और फेज़ 2 का निर्माणाधीन जो है 114 करोड़ है। फेज़ 2 में जो निविदा प्रक्रिया चल रही है वो 70 करोड़ की है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में भी फेज़ 1 में 245 करोड़ ये स्वीकृत धनराशि है। गंगोत्री, यमुनोत्री सब मिलाकर जो निविदाएं निकली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे, जिसे लेकर एम्स में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस ऑक्सीजन का निर्माण पीएम फंड से कराया गया है। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी सक्रिय हो गई है। एम्स में आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वन मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ा आरोप लगाया है। चैंपियन ने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण को लेकर हरक सिंह रावत की ओर से उनके साथ धोखा किया गया और इसके बाद तमाम श्रमिकों को लेकर वो सीएम के दरबार में पहुंचेंगे और अगर सीएम दरबार में भी कुछ नहीं हुआ तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उधर भाजपा विधायक की बयानबाजी पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। स्वामी यतीश्वरानंद जी मेरे साथ खड़े हुए थे। हरक सिंह यादव जी का रोल ठीक नहीं रहा जो स्टेट विभाग के मंत्री हैं, इसीलिए आज ऐसा हुआ कि बेईमाना करके इन्होंने अधिकारियों द्वारा इसका पंजीकरण करवा लिया, कम यूनियन का, पूरी का नहीं। देखिए हमने इसमें पेच क्या खेला गया है। यूनियन की संख्या बढ़ा दी है, 19 यूनिट कर दी, दूसरी 7 कर दी, लेकिन श्रमिकों की संख्या कम कर दी। पंजीकरण तो श्रमिकों का हो गया, यूनियन तो अजीब चीज है, जीवित का तो करोगे। कानून भी यही कहता है, एक तरफ तो 700 श्रमिक हैं, एक तरफ 2700 श्रमिक हैं। 700 श्रमिक को लेकर के पंजीकरण कर दिया जो अवैध है, 2700 श्रमिकों का नहीं हुआ है। मैंने कहा है मुझे दरख्वास्त लिख के दीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री के दरबार में दूंगा। देखिए अभी तो ये शुरुआती दौर है, ये रह गए तो और क्या क्या होगा। इसके साथ ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने यह भी कहा कि अगर किसी ने दिल्ली से सीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार ये जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। क्या कुछ कहा सुन अगर के दिल्ली से या कहीं से हमारे मुख्यमंत्री को दबाने की कुचेष्टा करते हैं, सरकार को दबाने की कुचेष्टा करते हैं, तो नया का दरवाजा हाईकोर्ट का खुला हुआ है। मैंने कह दिया 1 लाख रुपए अपने घर से दूंगा, हाईकोर्ट में जाकर केस लड़ो और इंसाफ की जीत होगी आपकी। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन में मौन व्रत रखकर धरना दिया और अपना विरोध जताया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बारी है 70 के संग्राम की। तो 70 का संग्राम में आज बात काशीपुर विधानसभा सीट की। इस सीट का सियासी इतिहास काफी पुराना है। 1985 में नारायण दत्त तिवारी को उत्तर प्रदेश का नेतृत्व का मौका मिला था और तब वो यहीं से विधायक थे। उनकी वो जीत भी इस सीट पर कांग्रेस की अब तक की आखिरी जीत साबित हुई। यानी उसके बाद से आज तक कांग्रेस इस सीट पर कभी जीत नहीं पाई। 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना, जिसके बाद 2002, 2007, 2012, 2017 में हुए चुनावों में लगातार अकाली दल और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हरभजन सिंह चीमा ही इस सीट से विधायक हैं। – 2017 के चुनाव में भाजपा और अकाली दल गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर हरभजन सिंह चीमा की जीत हुई थी, जबकि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज जोशी को चुनाव हराया था। कांग्रेस इस सीट पर आखिरी बार 1985 में चुनाव जीती थी।
हरभजन सिंह चीमा इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस सीट पर उनकी कितनी पकड़ है। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। 5 साल में मैंने 90 करोड़ रुपए की लागत से 2 ओवरब्रिज का निर्माण स्वीकृत कराया और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। 100 करोड़ लागत से पेयजल पुनर्गठन कार्य चल रहा है। 54 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण चल रहा है। 65 लाख रुपए कोरोना महामारी में अस्पताल को आवंटित किए गए। 80 लाख रुपए में 6 कॉलेजों का फर्नीचर, बच्चों के लिए फर्नीचर दिया। उनका वायदा था काशीपुर को सुंदर बनाऊंगा, उनका वायदा था अस्पताल बनाऊंगा, उनका वायदा था कि सड़कें सुंदर होंगी, पानी होगी, लोगों को राहत मिलेगी। ना तो सड़कों के क्षेत्र पे, ना पानी के क्षेत्र पे, ना बिजली के क्षेत्र पे, ना अस्पताल के क्षेत्र पे, ना सामाजिक एक डेवलपमेंट के क्षेत्र पे उन्होंने कोई विकास किया है। अब एक नजर काशीपुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण पर भी डालते हैं। काशीपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के मतदाता हैं। इसके साथ ही मुस्लिम भी इस सीट पर अहम रोल अदा करते हैं, जबकि ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य, सिख, अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि काशीपुर विधानसभा की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। पिछले कई दशकों से काशीपुर को जिला बनाने की मांग उठती रही है। शहर के मुख्य बाजार समेत दूसरी अहम जगहों पर जलभराव की समस्या है, बिजली और पानी की समस्या है। काशीपुर के पौराणिक तीर्थ स्थल द्रोणासागर और गिरिताल की अनदेखी भी एक मुद्दा है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण मुद्दा है। इस पुल का निर्माण 2019 तक होना था, लेकिन अभी तक ये पुल नहीं बन पाया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि काशीपुर की जनता विधायक के काम से कितना खुश है। साल से देख रहा हूँ कोई विकास नहीं हुआ। काशीपुर डाउन 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 चाहता जा रहा है, तो इन नेताओं को देखना पड़ेगा। नागरिक हैं, उनकी समस्याओं पे खरे नहीं उतरे हमारे विधायक, और बहुत काम होना बाकी है। आपने देखा है चारों तरफ ड्राई बची हुई है। जो ये फ्लाईओवर बनाने की बात थी, ये भी पूरा नहीं बना। सड़कें कोई किसी गली मोहल्ले में निकल जाएगी, सड़कें टूटी हुई हैं। और आइए 70 के संग्राम में अब आपको दिखाते हैं लालकुआं सीट का सियासी संग्राम। लालकुआं सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, लेकिन इस सीट पर पहली बार 2012 में चुनाव हुआ। 2012 में कांग्रेस ने हरेंद्र बोरा को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा की तरफ से नवीन दुमका चुनाव लड़े थे। जबकि हरीश चंद्र दुर्गापाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हरीश चंद्र दुर्गापाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीत लिया। भाजपा प्रत्याशी नवीन दुमका दूसरे स्थान पर रहे। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने हरीश चंद्र दुर्गापाल को मैदान में उतारा, जबकि भाजपा ने नवीन दुमका को टिकट दिया, लेकिन इस बार नवीन दुमका चुनाव जीत गए। अब आपको बताते हैं लालकुआं से विधायक नवीन दुमका अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी कैसी स्थिति है। चुनावी वादों पर खरा ना उतरने की वजह से लोगों में विधायक के खिलाफ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि हल्दू चौड़ में 30 बेड का अस्पताल नहीं बन पाया, जिसका वादा किया था। सड़कों की हालत खस्ताहाल होने से लोग परेशान हैं, लेकिन विधायक ने इस पर कुछ काम नहीं किया। हालांकि विधायक का दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जमरानी बांध परियोजना पर काम हो रहा है। बिजली, पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में 1500 शौचालय निर्माण करवाए गए। लालकुआं से विधायक नवीन दुमका कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम किए हैं, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या कहना है, ये भी देखिए। विद्युत की समस्या, पेयजल की समस्या और सड़क कनेक्टिविटी की समस्या आज के दिन में नहीं है। वितरण की समस्या हो सकती है, मेंटेनेंस की हो सकती है, लेकिन मूल समस्या हल हो चुकी हैं। और बिंदु खत्ता जैसा क्षेत्र जहाँ पर जल जीवन मिशन नहीं है, वहाँ पर भी लगभग 175 पेयजल के हैंडपंप और लगभग 40 सौर ऊर्जा के पेयजल के पंप लगा चुका हूँ। गड्ढे अभी तक एनएच के डबल इंजन सरकार में नहीं भरे गए हैं। नंबर 2, जो विकास की योजनाएं हमने चलाई थी उनको समाप्त कर दिया गया, और जो वायदे पब्लिक से किए गए थे, जैसे बिंदु खत्ता राजगांव बनाएंगे,
लालकुआ निवासियों को 2001 के हिसाब से सर्टिफिकेट देंगे, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब आपको दिखाते हैं कि लालकुआ की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। लालकुआ के लोगों के मालिकाना हक का मामला है। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा या नगर पालिका का दर्जा दिया जाना एक मामला है। लालकुआ में फायर स्टेशन ना होना भी मुद्दा है। बस स्टैंड का ना होना बड़ी समस्या है। बिंदु खत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण काम नहीं हुआ। गौलापार में पुल का निर्माण काम जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और अब आपको दिखाते हैं लालकुआ की जनता विधायक के काम को किस तरीके से देखती है। हमको 10 मिनट मुआवजे को अभी कम से कम 50 एप्लीकेशन उनमें दे दी होगी। एक पानी का हैंडपंप नहीं लग रहा है। 4.5 साल समय हो गया है उनको। उन्होंने बहुत कार्य किए हैं यहाँ पर। विधायक में कार्यकाल में यहाँ लालकुआ में अभी तक कोई विस्तारीकरण नहीं हुआ है, किसी प्रकार का नहीं विकास हुआ है। उन्होंने यहाँ पर अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं, जैसे 1500 टॉयलेट बना दिए हैं, लोगों की कॉलोनियों की रोडें बना दिए हैं। हमने तो आज तक देखा ही नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं रहा। हमारा तो पूरा घर पानी में डूब जाता जब बारिश होती। इस बार तो कुछ भी काम नहीं कर रखा। 3 पानी चौराहे आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है लालकुआ विधानसभा के अंदर एक यहाँ रोडवे बस अड्डे की व्यवस्था नहीं है। छोटे स्तर के आदमी के लिए तो कोई आज तक कुछ किया नहीं।